Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11 chapter 3, An Empire Across 3 Continents, part 5th. Please do subscribe my channel and share it with your classmates so that you can get more further updates. So now here we that much more characteristics was there in the extension of Rome. And here on the page number 62 of your textbook, we can see that this accompanied by absorbing a whole series of dependent kingdom into Rome. तो इस समय क्या हो रहा था कि जितने भी राज्य स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कमज़ोर थे, वो सारे कहाँ रोम की प्रोविंसेस में मिलते जा रहे थे और एक तरीके से ये रोम के किंगडम या रोम के क्षेत्र में आते जा रहे थे या रोम जो कमज़ोर राज्य थे उनको हड़पने में लगा हुआ था। तो ये एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि जो नदी यूफ्रेटिस बह रही थी रोमन टेरिटरी के वहाँ पर रोम एक तरीके का ऐसा किंगडम चला रहा था जो बहुत वेल्दी था और यहाँ कम से कम 5.4 मिलियन डेनेट्री पर ईयर यहाँ से गोल्ड मिल रहा था स्टेट चलाने के लिए। तो ये चांदी जो मिल रही थी इससे और रोम का किंगडम फ्लॉरिश होता जा रहा था। Now here also we can see that Italy, which was considered a provinces in these centuries, all the territories of the empire were organized into provinces and subjected to taxation. तो जो इटली थी बस उसी के सिवाय बाकी सारे राज्य रोम की प्रोविंसेस में जुड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा रोम किंगडम फ्लॉरिश कर रहा था। पर इटली को छोड़कर सबको टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो कोई भी प्रोविंसेस हो। तो इटली एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा था यहाँ पर। और दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम सीमा पे था, बहुत हाईली था, तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जा सकता है कि रोमन राज्य यहाँ पर स्कॉटलैंड, अर्मीनिया, सारे जितने भी राज्य थे सब यहाँ पर जुड़ गए थे इस समय और ये इलाका बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करने लगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं था, इटली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर था यहाँ पर, पॉपुलेशन भी काफ़ी अर्बनाइज्ड हो चुकी थी और इसके कारण यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय इटली में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा था और अर्बनाइजेशन होने के कारण, अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स के कारण अपर क्लास कोलैबोरेट हो गई। टैक्स कलेक्ट होता था नोबल्स के द्वारा, वो सारा यहाँ पर रोम के लिए भेजा जाता था। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, कहीं किसी भी चीज़ की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी और कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं आए थे इस समय। तो आगे हम देखते हैं द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शोर्स ऑफ मेडिटेरियन, Alexandria, Antioch were the biggest among them. तो दूर दूर के नगर जो स्थित वो भी अब रोम के अंतर्गत आ गए थे, चाहे वो कार्थेज हो या अलेक्जेंड्रिया को हम सिकंदरिया नाम से जानते हैं, को हम एंटियोक के नाम से जानते हैं। तो ये सारी प्रणाली मिल चुकी थी और ये एक मध्यम स्तर पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और ये सारे एक तरीके से इम्पीरियल सिस्टम, राजा का सिस्टम या सरकारी सिस्टम के साथ ये शहर विकसित हो। It was through the cities of the government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. तो इन साम्राज्यों के साथ रोम में बहुत धन संपदा आ रही थी और इसका ये अर्थ हुआ कि उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य में वसूली के लिए हेल्प करने लगा। जितने भी नोबल्स थे ये सारे टैक्सेशन देके एक तरीके से
रोम एम्पायर को हेल्प कर रहे थे और फ्लॉरिश होने के लिए। What this means is the local upper class actively collaborated with the Rome state in administrating their own territory and raising taxes for them. तो इटली और हर प्रांत यही कार्य कर रहे थे कि रोम के लिए टैक्स एकत्रित कर रहे थे। तो एक तरीके से यह एक रोचक पहलू है इतिहास का कि सब देश जो रोम में या नहीं तो मिल गए थे, या रोम से हार के रोम के अंदर आ गए थे, या रोम के सहायता के अनुसार कार्य कर रहे थे, ये सारे अपने टैक्सेस दे रहे थे। तो एकदम से चेंज कब आता है? जब इटली अपनी प्रोविंसेस चेंज कर लेती है, और वो क्या कर लेते, अपने तरीके के सेनेटोरियल क्लास के लोग ले लेते हैं रूल करने के लिए, अडेप्ट कर लेते हैं। तो one of the most interesting aspect of Roman political history is a dramatical shift between Italy and the provinces throughout the 2nd and 3rd century. कैसे ये लोग एक तरीके से शिफ्ट कर लेते, इससे पूरा सेंचुरी की पूरा इतिहास बदल जाता है और एक रोचक पहलू चालू हो जाता है इस शताब्दी का। तो throughout the 2nd and 3rd century, it was the provincial upper class who supplied one of the most trade that government and the provinces and commanded the armies. They came to form a new elite of administrators and military commanders who became much more powerful than the senatorial class because they had to backing of the empire. यहाँ पर क्या हो गया, जो जे इस लोगों को अपॉइंट करना इन्होंने चालू कर दिया सेनेट्रल क्लास को, और ये यहाँ पर एक एम्पायर आ गए गैलीलियंस, तो ये क्या करने लगे, अपने ही लोगों को अच्छी क्लास में भर्ती करने लगे। तो जो गैलीनस थे ये 353 से 68 तक थे, and he had a power by excluding senators from the military command. ये सेनेटरों को सैनिक कमांड में अब ये हटाने लगे थे। क्यों? क्योंकि पूरी सेनेट्रल क्लास यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। तो इनका सबसे बड़ा काम था कि कंट्रोल करना अपने एम्पायर को और एम्पायर को गिरने से बचाना, क्योंकि गैलीनियस ने सेनेटोरियल की सेना की सारी सेवाएं खत्म कर दी थी और पाबंदी लगा दी थी। तो वे चाहते थे कि साम्राज्य में नियंत्रण हो और सेनेटोरियल क्लास को हटाया जाए, क्योंकि ये लोग एकता कर लेंगे और एकत्रित हो जाएंगे एक साथ, तो ये सुनेंगे ही नहीं राजा के रूल की। तो गैलीनस ने सेनेटोरियल्स को मिलिट्री से हटाना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि आर्मी बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी सेनेटोरियल्स की, तो अब जब उन्होंने हटाना चालू कर दिया तो एकदम से नई प्रोविंसेस स्टार्ट हो गई। जो सेनेटोरियल्स, जो एक तरीके से सेनेटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, वो अब उनके मैजिस्ट्रेट कम होने लगा और वो अब एक साथ नहीं थे। तो एक तरीके से इनकी ये यूनिटी आ रही थी। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पहली शताब्दी के बाद वाले वर्ष में, दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन के आधिकारिक लोग प्रांतों के लिए आने जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी। तो पहले जो इटली थी, जो कि हम कह सकते हैं जब हम समअप करते हैं इन चीज़ों को कि 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी में ये एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉरिश हो रहा था, इटली की ओरिजिन चेंज हो रही थी, सेनेट्रियल बढ़ते जा रहे थे, उनकी यूनिटी बढ़ती जा रही थी। तो ये इटली के लिए यूनिफाइड होने के लिए बहुत ताकतवर थी। इटली इसमें अलग भी हो सकती थी, पर जब न्यू इनलिटीज़ आ गए, वेल्दी अर्बनाइज पार्ट्स आ गए मेडिटेरियन के, तो यहाँ पर एक नए स्पेन, अफ्रीका, ईस्ट और रोमन सेंस में ये जो मैजिस्ट्रेट्स थे काउंसिल्स के, ये एक तरीके से विलेजेस को साथ कर रहे थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी नागरिक थे ये मिल चुके थे और इटली तक ही सीमित थी। तो सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इटली मूल के लोगों का
प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के नए सेनेग्रेट बहुत सारे हो गए थे और राजनीतिक तौर पे इटली का पतन हो चुका था, या हम कह सकते इटली खत्म हो गई और एक तरीके से नई यहाँ पर शुरुआत हो गई। तो विलेजेस वर अपडेटेड बाय द स्टैच्यूज ऑफ सिटी यूजली मार्क फॉर द इम्पेरियल फ्लेवर। तो जितने भी यहाँ विलेज थे सब एक तरीके से यहाँ पर स्टैच्यूज बनने लगे, पावर हो गए, और कोई भी अगर डिसिप्लिन नहीं मानता था तो वो एक दंडनीय अपराध हो जाता था। यहाँ सिटी काउंसलिंग बन गई रोम में और इम्प्रूवमेंट होता गया, डेवलपमेंट हो। सिटी ऑफ रोम सेंस वाज अ अर्बन center for its own magistrate, city council, territory containing villages and were in jurisdiction। तो यहाँ पर जितने भी हम कह सकते हैं रोम में एक तरीके से शहरी विकास केंद्र हो रहा था, तो यहाँ अपने खुद के इनके मैजिस्ट्रेट्स थे। इस सिटी काउंसिल के लिए नगर, इसका मतलब होता है नगर परिषद। टेरिटरीज अपना एक राज्य क्षेत्र था यहाँ पर। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा रोम अब अपने फ्लोरिश की चरम सीमा पे थी। विलेजेस कुड बी टू चूज ऑफ सिटीज। तो इस प्रकार के क्षेत्र में विलेजेस, गांव लगभग जो भी थे वहाँ पर स्टैच्यूज हो रहे थे, बनाए जा रहे थे। और इम्पीरियल फेवर, या हम कह सकते हैं शाही अनुकमा, या जितने भी अपोजिशंस हो रहे थे एक पर्टिकुलर शाही लोगों द्वारा, तो वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वाज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडिंग फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड फेमिनेंस। तो ये जो शहरों को गांव का दर्जा दिया जा रहा था, तो इसमें एक चीज़ थी कि शहर तो शहर ही रहेगा और दो शहर साथ में नहीं जुड़ सकते थे, पर शहर गांवों के साथ जुड़ सकता था। तो इसमें अब एक चीज़ कोलैबोरेट हो रही थी कि सिटी के साथ विलेजेस जुड़ते जा रहे थे, और गांव इसलिए जुड़ रहे थे कि उनको लगा था कि कभी भी अकाल आता है, या शहर वालों को भी लग रहा था कभी भी अकाल आएगा या खाने पीने की कमी होगी, तो हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ग्रामीण इलाके एग्रीकल्चर करेंगे और शहर में बेचेंगे, तो व्यापार भी बना रहेगा और आर्थिक मंदी भी नहीं आए। ये दोनों वाइसा वर्षा यहाँ पर चलने लगे थे। ये देख सकते हैं यहाँ का बाथ टब, जो कि यहाँ पर एक है, फोटोग्राफ में दिया हुआ है। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंट्री साइड, ये एक ब्लू कलर के बॉक्स में है कि डॉक्टर गैलन ऑन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड में लिखा है कि द फेमिनिन prevalent for many successive years in many provinces has clearly displayed for man of our understanding the effect of malnutrition in generating illness. The city dwellers at it was accustomed to collect and store enough grain for the whole of the next year immediately after the harvest, and carried out all the wheat, barley, beans, lentils, and left of the peasant various kind of pulses. And after taking quite large appropriation of these cities, after consuming the winter, and people have to resort unhealthy food in the twigs and root of the trees and bushes and bulbs, root of the inedible plants. तो इसमें देखो गैलिन ने ब्लू कलर का जो बॉक्स है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 में, इसका मतलब ये है कि उन्होंने, ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे डॉक्टर गैलिन, और इन्होंने ये लिखा कि जब स्थिति खराब हुई रोम की, तो कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों तक सूखा पड़ा रहा, अकाल पड़ा रहा, और जो साधारण बुद्धि वाले आदमी को यह बता दिया गया था लोगों द्वारा कि बहुत बीमारियां फैलेंगी। तो शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के बाद
आगे पूरे वर्ष तक उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाना था, भंडार था, और उन्होंने वो सारा रख लिया था, जब्त कर लिया था शहरी लोगों ने। और सारा गेहूँ था, जिसमें जौ था, या हम बोलेंगे मसूर की दालें, तो बहुत बड़ा हिस्सा गांव से ये शहर वालों ने खरीद लिया था और खुद रख लिया, और किसानों के लिए कुछ नहीं बचा। तो जब विंटर आई, सर्दियां आई, तो कुछ नहीं बचा। तो जो भी फार्मर्स थे उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया था कुछ टाइम बाद, खाना पीना। तो उन लोगों ने क्या करा कि बारिश भी नहीं हो रही थी, उद्योग भी नहीं था, तो उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ खाना चालू कर दी थी। जो पेड़ों के ऊपर के छाल होते हैं, बार्क जिसको हम कहते हैं, रूट्स, जड़ें, झाड़ियाँ, तो पेड़ पौधे पत्ते खाने लगे अपने आप को जिंदा बचाने के लिए। तो ऐसी स्थिति हो गई थी एक समय के वक्त में। तो ये गैलिन ने लिखा है अपना गुड एंड बैड डाइट, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जब खराब स्थिति हो जाए तब भी हमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या खाना है। Public baths were a striking feature of the Roman Empire urban life. When one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, they encountered the wrath of the clergy, where water was scarce element and was used to it for the public bathing may have seen a disirritation for them. The urban population also enjoyed a much higher level of entertainment. For example, one calendar tells us in a spectacular fill no less than 176 days of the year. तो इसको मान सकते हैं कि जो सार्वजनिक स्नान गृह था रोम का, तो वो शहरी जीवन का एक खास पार्ट हो गया था। तो जब ईरान शासक थे और उन्होंने स्नान गृहों का निर्माण ईरान में शुरू करा, तो वहाँ के लोगों को बहुत उनको क्रोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना था कि जल एक पवित्र वस्तु है, पवित्र चीज़ है, और ये सार्वजनिक स्नान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पानी अपवित्र हो जाएगा इतने लोग नहाएंगे तो शहरी लोगों को उच्च स्तर पर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए बाथ टब आने लगे। और एक कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्य होता रहता है, स्पेक्टेकुला में, ये बाथ टब में। और आज जब डाइवर्सिफाइड हो गया है, तो आज जैसे हमारे स्विमिंग पूल्स एक प्रिविलेज का तौर माना जाता है, वैसा ही ये हो गया है। इसके आगे का पेज नंबर 64 जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, द थर्ड सेंचुरी एंड इट्स क्राइसिस। थैंक यू।